हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूरोपियन यूनियन। लास्ट सेशन में हमने किया यूरोपियन यूनियन की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो यूरोपियन यूनियन है इसकी जो लिस्बन ट्रीटी होती है। पहले हमने maastricht ट्रीटी की, आफ्टर दैट अब हम करते हैं लिस्बन ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्या है? ये 2009 से अफेक्टिव में है। आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन की जो वर्किंग है वो लिस्बन ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो जो लिस्बन ट्रीटी है इट अमेंडेड द maastricht ट्रीटी 1993 मीन्स 1993 में जो maastricht ट्रीटी बनी थी उसके बाद इसमें जब एक्सपेंशन होती है उसके बाद 12 से 27 मेंबर्स हो जाते हैं। पहले तो 28 थे, ब्रेक्सिट के बाद 27 रह जाते हैं। तो एक्सपेंशन 12 से 28 तक उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत होती है। ऑल्दो इन बिटवीन भी रिफॉर्म किए जाते हैं, ट्रीटीज आती हैं, लेकिन जो लिस्बन ट्रीटी है ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी बन जाती है। तो इस ट्रीटी में रिफॉर्म लाई गई, इसीलिए लिस्बन ट्रीटी को रिफॉर्म ट्रीटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रीटी के थ्रू जो maastricht ट्रीटी है इसमें चेंजेस लाए गए थे। तो ये साइन कब की जाती है? 13 दिसंबर 2007 को, लेकिन अफेक्टिव में आती है 1 दिसंबर 2009 को, क्योंकि एक दो कंट्रीज हैं जो इसको रेटिफाई नहीं करती। जब तक जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पार्लियामेंट इसको रेटिफाई नहीं करेगी तब तक ये ट्रीटी अफेक्टिव में नहीं आ सकती। इसीलिए ये अफेक्टिव में आती है 2009 से। तो 93 के बाद दो ट्रीटीज और अफेक्टिव में आती हैं। तो इसमें पहली आती है ट्रीटी ऑफ आम्स्टरडैम जो 1999 से अफेक्टिव में है, जो 97 में क्या होती है? साइन होती है। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ नाइस जो 2003 से अफेक्टिव में थी। उसके बाद 7 में जे साइन होती है, 9 से जे अफेक्टिव में आ जाती है। तो जो लिस्बन ट्रीटी है, लिस्बन ट्रीटी क्या है? अपडेटेड ट्रीटी है ऑफ यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, more centralized process and living process of European Union। living process क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की लिस्बन ट्रीटी है इसका आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 क्या डिफाइन करता है कि यूरोपियन यूनियन है, अगर कोई कंट्रीज को लीव करना चाहती है तो उसकी क्या प्रोसेस है। इसी आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग ही ब्रेक्सिट हुआ था। तो लिस्बन ट्रीटी की 50 आर्टिकल के साथ ब्रिटेन जब एग्जिट कर जाता है यूरोपियन यूनियन को, इसको डिफाइन भी लिस्बन ट्रीटी के थ्रू ही किया गया है। तो जो ट्रीटी है इसकी मेन प्रोविजंस क्या है? तो मेन प्रोविजंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रिफॉर्म इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। जो यूरोपियन यूनियन है इसका जो प्रेसिडेंट है इसके ऑफिस में रिफॉर्म किए गए हैं। पहले क्या होता था? रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती थी जिसमें जो एक प्रेसिडेंट है वो 6 मंथ्स के लिए ही नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया गया? मेड अ फुल टाइम काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर अ टेन्योर ऑफ 2.5 years। अब 6 मंथ से 30 मंथ्स तक ले आए। तो पहले जो रोटेशनल प्रेसिडेंसी प्रोसेस था इस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। अब इससे जो 2.5 years के लिए 30 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है? जो यूरोपियन यूनियन है इनके मैटर्स हैं इनको अच्छे से फेस करता है एंड यूरोपियन यूनियन को एक फेस भी मिल जाता है जिसके अंडर हैं यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहला चेंज आता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इसको क्रिएट किया जाता है। ये क्या है? इट इज़ द यूनियन और मर्ज ऑफ द 2 ऑफिस। कौन कौन से? फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी।
पहले ये दो अलग अलग ऑफिस थे, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को यूनाइट कर हाई रिप्रेजेंटेटिव है, इसको ऑफिस को क्रिएट किया गया है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। तो जो यूरोपियन यूनियन की कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह हाई रिप्रेजेंटेटिव है, इसका ऑफिस क्रिएट होता है, जिसका मेन गोल क्या होता है, टू क्रिएट अ मोर रोबस्ट एंड यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह हाई रिप्रेजेंटेटिव की ऑफिस क्रिएट की जाती है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इसको परमानेंट किया जाता है, जिसका प्रेसिडेंट अब रोटेशनल नहीं 30 मंथ्स के लिए होगा। नेक्स्ट इज चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जो ट्रीटी ऑफ नाइस है 2003, इसके अकॉर्डिंग इंक्लूड करना था, लेकिन जो इफेक्टिव में नहीं आता है तो इसको लिस्बन ट्रीटी में इंक्लूड किया जाता है। तो जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, इट वाज मेड लीगली बाइंडिंग अपॉन ऑल यूरोपियन यूनियंस मेंबर। जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं इन पर जे लीगली बाइंडिंग होगा। इनिशियली इसको प्रपोज कहाँ किया गया था, इन द काउंसिल ऑफ नाइस इन 2000, लेकिन जो जे प्रोविजंस हैं, जे चार्टर है, जे कभी भी इफेक्टिव में नहीं आया, तो जे लिस्बन ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही इफेक्टिव में आता है। तो जो जे फंडामेंटल राइट्स है, जे क्या गारंटी करता है, इट गारंटीड सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं इनको सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स है वो दिए जाते हैं। इस तरह जो चार्टर है, इस चार्टर को ऐड किया जाता है, जिससे यूरोपियन यूनियन की सिटीजन्स हैं इनको ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। आफ्टर दैट आता है इनहेंसिंग द पावर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। पहले क्या था, जब हमने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की थी उसमें क्या था, जो यूरोपियन पार्लियामेंट थी, कहने के तो पार्लियामेंट थी, लेकिन इसके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। तो इसकी पावर्स को इसमें इंक्रीज किया जाता है। तो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को भी इंक्रीज कर दिया गया टू 750। तो जो लेजिस्लेशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं। इसका जुडिक्शन है वो ओवर प्लानिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, इसमें दिया जाता है। तो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया जाता है। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते थे, लेकिन लिस्बन ट्रीटी के बाद इसको यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहा जाने लगा। सो इसमें क्या किया गया, इट हैज़ एम्पावर्ड टू टेक रैपिड डिसीजन। तो जो कोर्ट थी, जो इसकी जुडिशियल बॉडी है, उसको भी पावरफुल बनाया गया। पार्लियामेंट को, एग्जेक्टिव को, जुडिशियल बॉडी को, सबको पावरफुल बनाया जाता है इन दिस ट्रीटी। तो जो एरियाज ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस है, इस जे भी क्या किए गए, यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑफ जस्टिस को दिए जाते हैं। तो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें क्रिमिनल केसेस हैं वो मैटर्स भी दिए जाते हैं, इसका जुडिक्शन इसमें भी इंक्रीज किया जाता है। तो यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 टाइप्स की कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, एक थी कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेकंड वन इज जनरल कोर्ट। इस तरह 2 कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में QMVB कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो पहले हम दे रहे थे वेटेज सिस्टम, मीनिंग जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिन कंट्रीज के पास ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उनके वोट को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी, जैसे IMF में, वर्ल्ड बैंक में दी जाती है। लेकिन इसमें वो प्रोसेस ख़त्म कर दी। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जो क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं इनके कोई भी जो 55% ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्रीज हैं विच रिप्रेजेंट 65% ऑफ यूरोपियन
यूनियन सिटीजन्स मीनिंग जो मेंबर्स हैं 55% होने चाहिए एंड जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं वो 65% हो। तो इस तरह वो कोई भी अप्रूवल है किसी भी मैटर के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह डबल मेजॉरिटी सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ये बेनिफिट होता है कि पहले जो मेंबर्स हैं 50% से ज़्यादा हो गए वो कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं एंड वहाँ के सिटीजन की वहाँ के पॉपुलेशन भी हम काउंट करते हैं तो 65% पॉपुलेशन ले ली। इस तरह क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस डबल मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम रीडिफाइन द वेटेड वोटेज। तो जो पहले वेटेड वोटेज सिस्टम चल रहा था इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको अब क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिप्लेस द रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी मीन्स पहले क्या था 2004 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ड्राफ्ट हो जाता है लेकिन रेटिफाई नहीं हो पाता है, उसको रिप्लेस किसने किया था? लिस्बन ट्रीटी ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 2004 अनरेटिफाइड बाय फ्रेंच डच वोटर्स, जिन्होंने कभी भी रेटिफाई नहीं किया था। तो इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन के मैटर्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो ट्रीटी है इसको कंसिस्टेंस बनाने के लिए इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। तो वो काम कौन करती है? लिस्बन ट्रीटी करती है। इट इंट्रोड्यूस द मोर कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंस यूरोपियन यूनियंस एक्सटर्नल अफेयर्स। इस तरह पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है इसमें भी जो रिफॉर्म्स थे वो किसके थ्रू लाए जाते हैं? लिस्बन ट्रीटी के थ्रू ही लाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम। अब जो कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है? जब पहले क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम किया गया इंट्रोड्यूस, अब कुछ पर्पस ऐसे हैं जिसमें क्वालिफाइड मेजॉरिटी सिस्टम ने अनएनिमस वोटिंग सिस्टम है वो ही रहने दिया गया। अनएनिमस वोटिंग सिस्टम के अंडर क्या होगा? मेंबर कंट्रीज हैं, सभी की सभी कंट्री मेंबर्स की एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो अनएनिमस वोटिंग सिस्टम है इन द एरियाज ऑफ डिफेंस फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या मैन मेड डिजास्टर इंट्रोड्यूस होता है तो उस टाइम हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्शंस हैं वो लेंगे इन केस ऑफ टेररिस्ट अटैक और मैन मेड डिजास्टर। तो इस तरह कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के लिए इन्होंने अनएनिमस वोटिंग सिस्टम को रखा है। एंड इस तरह जो ट्रीटी है इस ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं ये प्रोविजंस पहले वाली ट्रीटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इसमें जो प्रोविज़न ऑफ लिविंग है मीनिंग प्रोविज़न ऑफ लिविंग ऑफ यूरोपियन यूनियन है इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोई भी मेंबर नेशन है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ सकता है। इसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं इन द आर्टिकल 50। तो अब हम करते हैं जब इसको रेटिफाई किया गया था उस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट थी क्या उसकी पोजीशन थी? तो सिचुएशन एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ लिस्बन ट्रीटी, उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया हुआ था। 2009 की बात कर रहे हैं, रेटिफिकेशन होती है। 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आता है, डेट क्राइसिस आता है। तो जो लिस्बन ट्रीटी है ये बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। तो उस टाइम स्ट्रगलिंग टू मीट द प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 2008 और इसके अलावा जो डेट क्राइसिस आया था ऑफ ग्रीस, जो आइसलैंड बैंक है वो क्लैप्स हो गया था, इसीलिए जे ग्रीस में आया जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर मीट ना कर पाई। जो यूरोजोन की कंट्रीज हैं इसमें आता है जो आगे स्प्रेड हो जाता है इन इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन इन 2009 एंड 10। तो इस टाइम बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थी।
तो उस टाइम जो यूरो है, यूरो की वैल्यू है वो भी शार्प डिक्लाइन कर रही थी। इस टाइम लिस्बन ट्रीटी है वो रेटिफाई होती है, जिसने पूरे यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो इंक्रीज किया था। कोलेक्टिव सिस्टम के थ्रू इन्होंने अपनी जो इकॉनमी डाउन जा रही थी इनको बहुत ही ज़्यादा रिवाइव किया था। इस तरह आज हमने इस सेशन में लिस्बन ट्रीटी की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ब्रेक्सिट। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।